बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आइकॉनिक कन्वेंशन हॉल में एक अलग ही एनर्जी थी। चारों तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था, लोग मुस्कुरा रहे थे और इसी शोर शराबे के बीच स्टेज पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में गोंग मैलेट लिए। बस एक स्ट्राइक और एक नई कंपनी ऑफिशियली स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनने वाली थी। मिलियंस ऑफ इंडियंस ने अपनी सेविंग्स, अपनी मंथली सैलरी और कईयों ने तो लोन लेकर भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया। उन्हें लगा था कि वो हिस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले 6 घंटों में हिस्ट्री तो बनेगी, पर वो नहीं जो उन्होंने सोची थी। जैसे ही घंटी बजती है, मार्केट खुला और स्टॉक ऊपर जाने की बजाय लाल रंग की एक ऐसी सुनामी आई जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स के 35,000 करोड़ एक ही दिन में साफ कर दिए। और ये आईपीओ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, पेटीएम का आईपीओ था। लोग कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हमारा बैड लक था, लेकिन एक सेकेंड, क्या ये सिर्फ एक बैड लक था? या फिर कुछ आईपीओस की कहानी लिस्टिंग डे से महीनों पहले गुजरात और मुंबई के कुछ बोर्ड रूम्स में लिखी जा चुकी होती है, जहां सब कुछ टेक्निकली रूल बुक के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आउटकम पहले से ही ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है। आज हम उस फाइनेंशियल मैट्रिक्स को तोड़ेंगे जिसे आप आईपीओ कहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आईपीओ का मतलब सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होता है। असलियत में आज के टाइम में इसका मतलब हो चुका है इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एक कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में हमने पढ़ा है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए, R&D के लिए, राइट? नो, 2024 से 2025 के बाद इंडिया में ये डेफिनेशन पुरानी हो चुकी है। आज की डेट में आईपीओ लाने का सबसे बड़ा रीजन ग्रोथ नहीं है, एग्जिट है। एक प्राइवेट फेलियर को पब्लिक प्रॉब्लम बनाना। सोचिए एक वीसी है, उसने 5 साल पहले एक कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी लॉस में है, अब वो वीसी अपना पैसा वापस कैसे निकालेगा? कोई दूसरा बड़ा इन्वेस्टर तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बचा कौन? बचे आप, द रिटेल इन्वेस्टर, जो 14,000 का फोन खरीदने के लिए 10 रिव्यूज और 10 वीडियोस देखते हैं, लेकिन 2 लाख का स्टॉक खरीदने के लिए बस एक यूट्यूब का थंबनेल ही काफी है। लेकिन सवाल ये है कि एक लॉस मेकिंग बेकार कंपनी के लिए आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट पैदा कैसे की जाती है? कैसे आपको कन्विंस किया जाता है कि अगर ये आईपीओ मिस किया तो लाइफ मिस हो जाएगी? इसका जवाब छुपा है इंडिया के सबसे बड़े ओपन सीक्रेट मार्केट में। आपने कभी जीएमपी चेक किया है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब भी कोई आईपीओ आता है, हम गूगल करते हैं एक्स कंपनी जीएमपी टुडे। अगर वहाँ लिखा है 50% प्रीमियम, तो हम ब्लाइंडली आईपीओ अप्लाई कर देते हैं। हमें लगता है कि जीएमपी का मतलब है डिमांड। हमें लगता है कि मार्केट में लोग इस शेयर के लिए पागल हो रहे हैं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जीएमपी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसे एनएससी या बीएससी कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसे कंट्रोल करते हैं कुछ गिने चुने ऑपरेटर्स, मोस्टली गांधीनगर, राजकोट और मुंबई के कुछ हिस्सों से। और यहाँ चलता है एक गेम जिसका नाम है सब्जेक्ट टू सौदा। नाम फिल्मी लग रहा होगा, पर रियल है। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल देगा। ग्रे मार्केट में 2 तरह के रेट्स होते हैं। पहला है कॉस्टक। सोचिए मैंने आईपीओ अप्लाई किया, मुझे अलॉटमेंट मिले या ना मिले, मैं अपनी एप्लीकेशन किसी और को बेच देता हूँ 500 या 1000 रुपए में। वो बंदा मेरी एप्लीकेशन खरीद रहा है सिर्फ इसलिए ताकि मार्केट में एक हवा बन सके कि एप्लीकेशन की डिमांड बहुत है। ये पैसा हवा में घूम रहा है, शेयर भी अलॉट नहीं हुआ है और सट्टा लगना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है सब्जेक्ट टू सौदा। यहाँ डील ये होती है कि अगर मुझे अलॉटमेंट मिला तो मैं 50% प्रॉफिट पर बेच दूंगा। अब ट्विस्ट सुनिए, आईपीओ खुलने से ठीक 3 दिन पहले कुछ बड़े ऑपरेटर्स आपस में ही हाई रेट्स पर ये डील्स करना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें बेचूंगा, तुम मुझे बेचोगे। एक्चुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0, पर ये प्राइस लीक कर दिया जाता है कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर। आप स्क्रीन देखते हैं, आपको लगता है अरे वाह, 100 का शेयर ग्रे मार्केट में 150 का चल रहा है, मतलब 50% प्रॉफिट पक्का है। और ये सोच के आप अप्लाई कर देते हो, और आपके जैसे लाखों लोग अप्लाई करते हैं। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, लिस्टिंग डे आता है, लेकिन असली डिमांड तो थी ही नहीं, वो बस 4 लोगों का बनाया हुआ इल्यूजन था। तो शेयर लिस्ट होते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जीएमपी का पूरा बबल फट जाता है, ऑपरेटर्स अपना पैसा बनाकर निकल चुके होते हैं और आप बचे रह जाते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर। लेकिन बात सिर्फ ग्रे मार्केट तक सीमित नहीं है। आप तक ये खबर पहुंचाता कौन है कि एक्स कंपनी का आईपीओ आ रहा है? यहीं से फिर गेम शुरू होता है पीआर का। लिस्टिंग से ठीक 1 महीना पहले पीआर एजेंसीज एक्टिव होती हैं। उनका टारगेट ऑडियंस वो नहीं है जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उनका टारगेट ऑडियंस वो है जो रील्स देखकर ट्रेडिंग करते हैं। नोटिस करिएगा, अचानक से 10 अलग अलग फाइनेंस यूट्यूबर्स जो कल तक उस कंपनी का नाम भी नहीं जानते थे, एक ही हफ्ते में वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं और टाइटल भी ऑलमोस्ट सेम होता है, नेक्स्ट मल्टीबैगर, मोनोपोली बिजनेस अलर्ट, इज दिस नेक्स्ट टाइटन। वीडियो के अंदर रिस्क सेक्शन में बहुत तेजी से बात की जाती है, लेकिन ग्रोथ पर 10 मिनट का लेक्चर दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता है, ये एक वेल प्लान्ड पीआर होता है।
कंपनी के फाउंडर्स टीवी इंटरव्यूज में जाते हैं, बड़े बड़े विजन्स की बात करते हैं, हम इंडिया को बदल देंगे, हम प्रॉफिट नहीं स्केल देख रहे हैं। इस तरह से इमोशनली ट्रिगर किया जाता है हमें, और इमोशनल कीवर्ड्स भी यूज किए जाते हैं जैसे नेशन बिल्डिंग, मेक इन इंडिया, रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि नंबर्स बोरिंग होते हैं, नैरेटिव नहीं। और जब तक आप इन नैरेटिव्स में खोए रहते हैं, पर्दे के पीछे एक लाइसेंस साइन हो रहा होता है जो आपकी जेब काटने का लीगल लाइसेंस होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें छुपा है वो सच जो अगर आप पढ़ लें तो शायद आप आईपीओ में कभी पैसा न लगाएं। एक ऐसा सिस्टम जो फाउंडर्स को अलाउ करता है कि वो सिंकिंग शिप से कूद जाएं और स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में थमा दें। मार्केट में इसे कहते हैं OFS। सच बताऊं तो लोग इसे सीरियसली लेते ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यही वो हथियार है जिससे पेटीएम से लेकर मामा अर्थ तक हर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, एड्स में एक ही डायलॉग होता है, अब आम आदमी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। सुनने में ये बहुत ही पैट्रियोटिक लगता है, लेकिन सिंपल सवाल ये है, आप जो पैसा आईपीओ में लगा रहे हो वो एक्चुअली किसके पास जा रहा है? टेक्स्ट बुक का आंसर सिंपल है, कंपनी का पैसा मिलेगा तो कंपनी फैक्ट्री खोलेगी, स्टोर बढ़ाएगी, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेगी। लेकिन हर आईपीओ ऐसा नहीं होता है। आईपीओ के दो हिस्से होते हैं। पहला है फ्रेश इशू, यहाँ से आया पैसा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, मतलब बिजनेस के लिए नया फ्यूल मिलता है, और ये जनरली पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। दूसरा है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। इसमें पैसा कंपनी के पास नहीं जाता बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स को मिलता है, जैसे फाउंडर्स या फिर अर्ली एम्प्लॉयज, VCs और PE फंड्स को। सिंपली ये समझो कि फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी के लिए नया पैसा, और OFS मतलब है पुराने लोगों का नया एग्जिट। आईपीओ का ऐड आपको कहता है हम आपको अपनी जर्नी का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि इस जर्नी से सबसे पहले कौन उतर रहा है। अगली बार जब भी आप आईपीओ देखो, बस एक लाइन सर्च करना, ऑफर फॉर सेल। वहां से पता चलेगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। हर आईपीओ के पहले एक मोटा सा डॉक्यूमेंट फाइल तैयार होता है, DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन इसे ऑलमोस्ट कोई रिटेल इन्वेस्टर सीरियसली नहीं पढ़ता, और यही वो गलती है, क्योंकि इसे DRHP में छुपी होती है असली कहानी कि ये आईपीओ आखिर किसके लिए फायदेमंद है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल होता है जो सब कुछ बता देता है, कितना पैसा कंपनी को फ्रेश इशू के थ्रू मिल रहा है और कितना पैसा ऑफर फॉर सेल OFS के थ्रू। OFS में ये भी लिखा होता है कि कौन शेयर्स बेच रहा है, कौन सा वेंचर कैपिटलिस्ट, कौन सा फाउंडर या कौन सा फंड। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आईपीओ का ज्यादा हिस्सा फ्रेश इशू है तो कंपनी को रियल मनी मिल रहा है, मतलब ये पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होगा। लेकिन अगर ज्यादा हिस्सा OFS का है तो आईपीओ सिर्फ एक कैश आउट इवेंट बन जाता है, जहाँ पुराने शेयर होल्डर्स निकल जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं कंपनी के फ्यूचर को फंड कर रहा हूँ, पर रियलिटी ये है कि कई केसेस में आप एक्चुअली किसी और के एग्जिट को फंड कर रहे होते हो। सोचो तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने के लिए बुलाता है, वो कहता है कि बिजनेस ग्रो करेगा, तू आजा, और फिर देखते हो कि जो पुराने पार्टनर्स है वो अपना हिस्सा बेच कर निकल रहे हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या गिरेगा? आईपीओ में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस फर्क ये है कि DRHP को कोई देखता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं तो आईपीओ अलाउ कैसे होता है? यहाँ एक हिडन रूल काम करता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। कॉमन सेंस हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है, जिस कंपनी ने सालों से लॉस किया है उसे मार्केट में लिस्ट करना ही क्यों है। रियल लाइफ में तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि जो बिजनेस लॉस में है उसमें हम पैसा लगा दें, बट स्टॉक मार्केट रियल लाइफ के कॉमन सेंस पर नहीं, अपने लिखे हुए रूल्स पर चलता है, और इन रूल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स होते हैं जो लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। इन रूट्स में एक क्लियर कंडीशन होता है, कंपनी को अपना ज्यादा हिस्सा बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देना होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली छोटा पोर्शन रखा जाता है। ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सुनने में आपको काफी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको लगता होगा कि बिग इन्वेस्टर्स यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इनको ज्यादा चीजें पता होगी, इनके पास रिसर्च टीम्स होगी जो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही पैसा लगाते होंगे। पर यहाँ एक साइलेंट साइकोलॉजिकल गेम भी चल रहा होता है। रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में ऑटोमेटिक एक थॉट ट्रिगर होता है कि अगर इतने बड़े फंड्स एंट्री ले रहे हैं तो कंपनी में कुछ तो सॉलिड होगा ही। यही होता है इंस्टीट्यूशनल स्टैम्प, एक इनविजिबल अप्रूवल जो आपके माइंड में एक फोमो क्रिएट कर देता है, और आप इसी वजह से DRHP को भी नहीं पढ़ते हो। अगर आप आईपीओ का DRHP फाइल खोल कर देखें तो वहाँ नंबर्स बिल्कुल क्लियरली लिखे होते हैं। 50 से 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बायर होंगे, थोड़ा HNIs के लिए है, और सबसे छोटा हिस्सा रिटेल के लिए। सिस्टम खुद क्वाइटली ये मैसेज दे रहा होता है कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड लोग सबसे बड़ा हिस्सा लेंगे, और जिनके पास सबसे कम इन्फॉर्मेशन
ऑप्शन है, उनके लिए छोटा स्लॉट काफी है। और बाहर कंपनी का पीआर चल ही रहा होता है कि अब हर इंडियन कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। जैसे एग्जाम के पेपर सेट करने वाला टीचर खुद एग्जाम नहीं देता, वैसे ही बड़े फंड्स आईपीओ स्टेज पर लॉन्ग टर्म बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए तो आईपीओ एक एंट्री एग्जिट विंडो होती है। रिटेल को लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देंगे, पर अक्सर वो टाइमिंग का खेल होता है। और यहीं पर कहानी एक और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। एक नया कैरेक्टर इस गेम में एंटर करता है जिसका नाम है एंकर इन्वेस्टर। नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये आईपीओ को स्टेबिलिटी देने आए हैं, पर असल कहानी में इनकी एंट्री अक्सर एक टाइम बॉम्ब जैसे होती है। न्यूज में आप रोज एक लाइन सुनते होंगे, आईपीओ एंकर इन्वेस्टर से फुल्ली सब्सक्राइब है। सुनने में ये लाइन काफी कंफर्टिंग लगती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। लोगों को लगता है कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स पहले ही लाइन में खड़े हैं तो शायद यहाँ रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड बहुत ही हाई होगा। पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक साइलेंट सिग्नल होता है कि बड़े लोग इन्वेस्ट किए हैं तो हम भी सेफ हैं। एंकर इन्वेस्टर का सिस्टम वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही उन्हें शेयर्स मिल जाते हैं एक फिक्स्ड प्राइस पर। साथ ही उनपे एक लॉक इन पीरियड लगता है 30 या 90 दिन का, और इस टाइम में वो एक भी शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि लिस्टिंग के दिन या उसके तुरंत बाद ये इन्वेस्टर शेयर्स डंप नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है रिटेल इन्वेस्टर के पास कि देखो ये लोग बेच नहीं सकते, ये लोग कमिटेड हैं। और अंदर का सिस्टम कमिटमेंट पे नहीं, काउंटडाउन पे चल रहा होता है। एंकर इन्वेस्टर्स कमिटमेंट के साथ साथ कैलेंडर को भी देख रहे होते हैं। लॉक इन के लास्ट दिन पे ही डेट मार्क होती है। जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है, बहुत सी केसेस में उसी वक्त से सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है। रिटेल को तब बस इतना दिखाई देता है कि स्टॉक 10 से 20% गिर गया, हेडलाइंस आती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अंदर की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। जिस प्राइस पे रिटेल ने एंट्री ली होती है, उस प्राइस के नीचे एंकर इन्वेस्टर्स का अपना कंफर्टेबल एग्जिट प्लान बन चुका होता है, क्योंकि उनका प्राइस एवरेज अलग होता है, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, और उनका ऑब्जेक्टिव भी हमसे बहुत ही अलग होता है। जो मूव रिटेल के लिए पैनिक है, एंकर के लिए वो सिर्फ एक एग्जीक्यूशन होता है। रिजल्ट सिंपल होता है। लिस्टिंग के दिन अगर स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया, रिटेल इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट की स्टोरी लगाते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद जैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होता है, वो स्टॉक फ्री फॉल करने लगता है एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग की वजह से। अब रिटेलर्स अपने आप को समझाते हैं कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे, कभी तो ऊपर जाएगा। अब बस रिटेल और एंकर इन्वेस्टर में फर्क सिर्फ इतना सा है, एंकर इन्वेस्टर्स ने प्लान के साथ एंट्री ली थी और प्लान के साथ एग्जिट कर लिया। रिटेल ने फीलिंग के साथ एंट्री ली और फीलिंग के साथ स्टॉक से चिपक गए हैं। मार्केट तुम्हारे सपनों को पैसे में बदल देता है, लेकिन किसी और के लिए। अब तक जो हमने देखा वो सिर्फ सरफेस लेवल था। जीएमपी का फेक हाइप कैसे बनाया जाता है, ओएफएस के थ्रू कैसे पैसा कंपनी के बैलेंस शीट में जाने की बजाय वीसी और अर्ली इन्वेस्टर्स की जेब में चला जाता है, और कैसे एंकर इन्वेस्टर्स सिर्फ टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, परमानेंट नहीं। पर असली डैमेज यहाँ नहीं होता है। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब आईपीओ का हम पूरा टाइमलाइन देखेंगे। इसके बाद आपको आईपीओ का पूरा इल्यूजन टूट जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग डे, शेयर मार्केट में आईपीओ लिस्ट होते ही पंप होता है, हेडलाइंस चमकती है, हिस्टोरिक लिस्टिंग, 20% अपर सर्किट, हर जगह एक्साइटमेंट, और आप स्क्रीन देखकर सोचते हो मेरा फर्स्ट आईपीओ में ही प्रॉफिट हो गया, लगता है मैंने सही डिसीजन लिया था। एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली ऑल राइट। फिर आते हैं अगले 30 दिन। प्राइस या तो स्टेबल रहता है या तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स का 50% शेयर अभी भी लॉक इन पीरियड में है, इसलिए मार्केट को लगता है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। रिटेल को लगता है ये स्टॉक सेफ है और अभी और ऊपर जाएगा। और फिर आता है डे 31। ये एक नॉर्मल दिन नहीं होता है। यहाँ एंकर इन्वेस्टर्स के कुछ परसेंटेज शेयर लॉक इन पीरियड से ओपन हो जाते हैं, और फिर अचानक से बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स आने लगते हैं। प्राइस स्लिप करता है, मीडिया बोलता है प्रॉफिट बुकिंग बाय इन्वेस्टर्स। आप स्क्रीन देखकर सोचते हो सिर्फ 10 से 15% स्टॉक गिरा है, चलो होल्ड कर लेते हैं। पर एक्चुअल डैमेज डे 90 के बाद शुरू होता है। एंकर इन्वेस्टर्स के बाकी जो लॉक इन बचे हुए थे वो भी ओपन हो जाते हैं। इस बार पार्शियल सेलिंग नहीं होती है, स्टॉक फुली डंप कर दिया जाता है, सप्लाई एक्सप्लोर कर जाती है और डिमांड गायब। रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड था वो जबरदस्ती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ होप बची होती है। और ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंटेंशनली प्लान किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कई आईपीओ के चार्ट्स में एग्जैक्टली डे 31 के आसपास एक शार्प ड्रॉप दिखेगा, जैसे प्राइस सीधा पहाड़ से गिर गया हो। ये कोई मार्केट साइकिल नहीं है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड ओपन होता है जो पहले से ही प्लान होता है। और सबसे डेंजरस बात, ये टाइमलाइन सिर्फ प्राइस चार्ट में नहीं दिखती, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी में एग्जैक्ट सेम पैटर्न होता है। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, आपका माइंड। स्टॉक 20% गिरता है और आप तुरंत ऐप ओपन करते हो, स्क्रीन लाल है और आप थोड़ा घबराए हुए होते हो। उस मोमेंट पे सवाल सिंपल लगता है, अब क्या करें, पर जवाब मुश्किल होता है, सेल करें या नहीं। कुछ लोग सेल बटन दबाते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ 10% लोग होते हैं। बाकी के 90% लोग ये लाइन बोल देते हैं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप, जिसे कहते हैं बैग होल्डर सिंड्रोम। इसका रीजन कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइकोलॉजिकल है। लिस्टिंग के दिन जब आप 20% का गेन देखते हो तो वही नंबर आपके दिमाग में फ्रीज हो जाता है। उसके बाद
बाद जो रोज 5 से 10% स्टॉक गिर रहा होता है उसे आप नॉइज बोलकर इग्नोर कर देते हो। ऊपर से सोशल प्रूफ का प्रेशर, अगर सब लोग होल्ड कर रहे हैं तो हम भी होल्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे आप कन्विंस हो जाते हो कि होल्ड करना ही समझदारी है। पर मैथ्स बिल्कुल इमोशनल नहीं होती है। अगर आप 50% लॉस में हो तो वापस जीरो पे आने के लिए कंपनी को 100% गेन चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या जो कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसका बिजनेस वीक है, क्या वो रियलिस्टिकली 100% ऊपर जाएगी? ज्यादातर केसेस में जवाब होता है नहीं, पर तब तक आपका दिमाग ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है। वीसी और अर्ली इन्वेस्टर प्लान एग्जिट लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स अनप्लान एंट्री लेते हैं और फिर अनप्लान होल्ड करते हैं। इसलिए जब भी आप न्यूज में सुनो कि रिटेल पार्टिसिपेशन एट रिकॉर्ड हाई, तो सिर्फ एक्साइटमेंट फील मत करना, समझ लेना कि रिटेल इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड हाई लेवल पर ट्रैप भी होने वाले हैं। आईपीओ का पूरा सिस्टम शुरू होता है प्री आईपीओ फेज से, जहां जीएमपी ऑपरेटर्स हाइप क्रिएट करते हैं और ये वो ग्रे मार्केट है जो गुजरात में काफी एक्टिव है। फिर आईपीओ फेज में इन्फ्लुएंसर्स और पीआर एजेंसीज मिलकर एक नैरेटिव पुश करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाएं। लिस्टिंग के दिन एंकर इन्वेस्टर्स टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और पोस्ट लिस्टिंग फेज में लॉक इन डेट एक्सपायर होने के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स बैग होल्डर बन जाते हैं। पर क्या ये सब लीगल है? तो जवाब है हाँ। पर क्या एथिकल है? ये आप डिसाइड करना। कई एसएमई आईपीओ के केसेस में ये सामने आया है कि कंपनी का एड्रेस फेक था, वेंडर फेक थे, फिर भी आईपीओ अप्रूव हो गया। अगर रिफंड मिला तो ठीक है, वरना इन्वेस्टर्स का नुकसान। अब सवाल ये है कि फिर भी सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता? जवाब सिंपल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना नेशनल प्रायोरिटी है। रिटेल के लॉसेस को बस मार्केट एजुकेशन कह दिया जाता है। वीसी इकोसिस्टम स्ट्रांग है, लॉबी स्ट्रांग है और रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ कोलेटरल डैमेज बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सुनो कि इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ये याद रखना कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा अपने लॉसेस से फंड किया है। अगली बार जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब दिखे, याद रखना भीड़ हमेशा तमाशे को देखती है और हर तमाशे में जेब ऑडियंस की ही करती है। थैंक यू।